नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। श्री चौधरी केमिकल्स भोपालगढ़, श्री रामनिया जी जाखड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन पलों को और अधिक सुनहरा बनाने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में 12th राजनीति विज्ञान अध्याय 19 भारत की संघीय जो व्यवस्था है उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं उसके भाग 2 के बारे में, क्योंकि कल हमने अध्ययन किया था उसके भाग 1 में। आज हम उसका देखेंगे भाग 2। सबसे पहले मित्रों, आज हम जो इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसके अंदर है एकात्मक लक्षण कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे प्रतीत होता है कि जो केंद्र सरकार है उसको अधिक शक्तिशाली है वो बनाया गया है। तो ऐसे कौन से एकात्मक लक्षण हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भारत में राज्य सरकारों की अपेक्षा है वो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो मित्रों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं एकात्मक लक्षण की। भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे पता चलता है कि भारत में केंद्र सरकार को विशेष महत्व दिया गया है और जो भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देती है। वह विशेषताएं जो भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देती है या जिनसे पता चलता है कि भारत में केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है वो निम्नलिखित है। अब मित्रों हम 10 विशेषताओं को पढ़ेंगे और उन विशेषताओं को पढ़ के हमें पता लगेगा कि भारत में है वो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली या मजबूत है वो बनाया गया है और जिनसे प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार है उसके एकात्मक लक्षणों के बारे में। तो मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसकी विशेषता है एकात्मक लक्षणों की वो है एक संविधान। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है, जबकि अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड जैसे देशों में राज्यों के अपने अलग से संविधान बने हुए हैं। हम मित्रों बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक ही संविधान है, चाहे अपना देश हो चाहे अपने देश में जो भी राज्य हैं उनके लिए एक ही संविधान है। जबकि अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड ऐसे देश है वहाँ पर उनके देशों के लिए अलग संविधान है और उन देशों में जो राज्य हैं उनके लिए अलग से संविधान बना हुआ है। जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, भारत में एक ही संविधान है और उसी संविधान के अनुसार राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें वो कार्य करती है। फिर दूसरी विशेषता है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति में ऐसे विषय आते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों में से जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है और ये व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। मित्रों कल हमने बात की थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 3 सूचियों के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन इन 3 सूचियों के अलावा एक और अवशिष्ट शक्ति होती है। उस अवशिष्ट शक्ति में ऐसे विषय आते हैं कि उन विषयों पर है वो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। और ये अवशिष्ट शक्ति का जो प्रावधान है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 248 में दिया हुआ है और हमारे देश में ये अवशिष्ट शक्ति है ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब मित्रों बात करते हैं तीसरी विशेषता के बारे में। तीसरी विशेषता है संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन करने के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान संशोधन के जो 3 तरीके हैं उनमें केवल तीसरे तरीके में राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन है वो आवश्यक है। मित्रों संविधान संशोधन की बात करते हैं कि संविधान संशोधन करने के संबंध में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंदर इसका प्रावधान दे रखा है। वैसे भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके होते हैं और भारत में संविधान संशोधन करने का कार्य संसद है वो करती है। तो केंद्र सरकार संसद के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है और केंद्र सरकार को संविधान संशोधन करने के मामलों में राज्य सरकारों की अपेक्षा है वो ज़्यादा अधिकार है वो मिले हुए हैं। जो अपने भारतीय संविधान में संशोधन करने के जो 3 तरीके हैं उनमें केवल तीसरे तरीके में भारत में जो राज्य हैं उनकी विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। बाकी जो पहला और दूसरा तरीका है उसमें राज्य सरकारों की संविधान संशोधन करने के अंदर कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। अब मित्रों हम आगे बात करते हैं चौथी विशेषता की, जिसका नाम है शक्तियों का विभाजन। संविधान द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के द्वारा किया गया है, लेकिन इन तीनों सूचियों को देखने पर पता चलता है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है वो बनाया गया है। संघ सूची जिसमें आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें जो विषय आते हैं वे राज्य सूची में आने वाले विषयों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों कल हमने चर्चा की थी शक्तियों के विभाजन के बारे में कि भारत में 3 सूचियों के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन संघ सूची में जो विषय आते हैं वो राज्य सूची में आने वाले विषयों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
इसके अलावा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन संघ सूची और समवर्ती सूची इन दोनों में जो कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसलिए ये जो शक्तियों के विभाजन को देखने पर भी हमें पता लगता है कि केंद्र सरकार को है वो ज्यादा मजबूत बनाया गया है। समवर्ती सूची में भी जो विषय आते हैं उन पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अंत में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो समवर्ती सूची में भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो इस प्रकार शक्तियों का ये विभाजन है वो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है, जो कि एक एकात्मक सरकार का मुख्य लक्षण है। कल मित्रों हमने चर्चा की थी समवर्ती सूची के बारे में कि समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है, लेकिन अगर विवाद हो जाए उस कानून के ऊपर तो अंत में है वो केंद्र सरकार का कानून है वो माना जाएगा। तो सूचियों को देखने पर भी पता लगता है, इन तीनों सूचियों को देखने पे, कि केंद्र सरकार है उसको राज्य सरकारों की अपेक्षा है वो ज्यादा शक्तिशाली या मजबूत बनाया गया है, जो एक विशेषता बताती है एकात्मक लक्षणों की। अब मित्रों हम आगे चर्चा करते हैं अगली विशेषता की, आपात शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के मामले में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है और राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां होती है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इमरजेंसी पावर, जो भारत में आपातकालीन शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां होती है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख होता है और अनुच्छेद 360 जिसके अंदर वित्तीय आपातकाल का उल्लेख होता है। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो कर सकता है। मित्रों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कब लगता है? जब देश में कोई पड़ोसी देश हमला कर दे, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति है इस राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 के तहत प्रयोग है वो करता है। इसके अंदर जो परिस्थितियां काम करती है वो बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति, इन 3 परिस्थितियों में ही जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। इसके बाद में मित्रों बात करते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा यह सूचना मिलने पर विश्वास हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। मित्रों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। हम सबको पता है कि जो प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल है वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अगर वहां की जो राज्य सरकार है वो अगर संविधान के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं करती है तो उस राज्य का राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, जो आता है अनुच्छेद 356 में। यह राष्ट्रपति की है वो दूसरी आपातकालीन शक्ति होती है। तीसरी आपातकालीन शक्ति की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल और यह लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो कर सकता है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल उस समय लगता है जब राष्ट्रपति को एहसास हो जाए कि अपने देश के अंदर जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है वो संकट में आ गई है तो राष्ट्रपति 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक हमारे देश में एक बार भी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अब मित्रों बात करते हैं विशेषता नंबर 6 की, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है। किसी राज्य से ज्यादा राज्यसभा सांसद चुनकर आते हैं तो किसी राज्य से कम। किसी राज्य में राज्यसभा के सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। यहाँ समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता, जो कि संघात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मित्रों कल हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्य से राज्यसभा सांसद चुन के आते हैं उनकी संख्या है वो समान नहीं है। किसी राज्य से कम चुन के आते हैं तो किसी राज्य से ज्यादा चुन के आते हैं। ये राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या का होना ये जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां से ज्यादा राज्यसभा के सांसद चुनकर आएंगे। अगर किसी राज्य की जनसंख्या कम होगी तो वहां से कम राज्यसभा के सांसद चुनकर आएंगे। यहाँ पर कोई समानता का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। किसी राज्य से कम राज्यसभा सांसद चुनकर आते हैं तो किसी राज्य से ज्यादा चुनकर आते हैं, जो कि एकात्मक या संघात्मक शासन प्रणाली के विरुद्ध है वो माना जाता है।
सातवां है एकल नागरिकता। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता देने का कार्य भारत में केंद्र सरकार करती है। संविधान का ये प्रावधान केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाता है और केंद्र सरकार के एकात्मक लक्षण को बताता है। मित्रों, कल भी हमने चर्चा की थी नागरिकता के बारे में कि भारत में है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक ही नागरिकता देने का प्रावधान है और भारत में नागरिकता देने का कार्य है वो केंद्र सरकार करती है। और ये जो केंद्र सरकार को ही नागरिकता देने का जो कार्य दिया गया है, ये बताता है भारत में कि केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों की अपेक्षा है वो ज्यादा शक्तिशाली है और केंद्र सरकार के एकात्मक लक्षण के बारे में भी बताता है। मित्रों, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड ऐसे देश है वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर आपको देश की और आप उस देश के जिस राज्य में रहते हो वहां की भी नागरिकता लेने का प्रावधान है। तो अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने भारत में है वो केवल और केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है और भारत में नागरिकता देने का कार्य केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार नहीं करती। तो ये बात हमें बताती है एकात्मक लक्षण के बारे में केंद्र सरकार के। फिर 8 नंबर है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। भारत संघ के राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। तो ये भी एक विशेषता बताती है कि भारत में केंद्र सरकार है उसके एकात्मक लक्षण के बारे में कि भारत के राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत से टूटकर अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व उत्पन्न कर ले या बना ले। फिर 9 नंबर है सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। केंद्र सरकार संसद के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, इसके लिए राज्यों की सहमति है वो आवश्यक नहीं है। मित्रों, केंद्र सरकार है वो संसद के माध्यम से किसी नए राज्य का निर्माण करना या किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। केंद्र सरकार को किसी भी राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई नया राज्य बनाना हो या किसी भी राज्य की सीमाओं में बॉर्डर के अंदर परिवर्तन करना हो तो किसी से राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये विशेषता देख के भी हमें लगता है कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है कि वो किसी राज्य की सीमा में भी परिवर्तन कर रही है और उस राज्य से पूछ भी नहीं रही है। आगे मित्रों हम देखते हैं सबसे अंतिम में 10 नंबर एकल संगठित न्याय व्यवस्था। भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। राज्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई उसके बारे में उल्लेख है कि भारत में जो बाकी सभी न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही काम करते हैं और किसी राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इस प्रकार यह 10 लक्षण भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देते हैं तथा केंद्र सरकार के एकात्मक लक्षणों को बताते हैं। तो मित्रों, अभी हमने जो 10 लक्षण 10 विशेषताओं के बारे में पढ़ा, ये 10 लक्षण या 10 विशेषताएं हैं वो भारत के एकात्मक लक्षणों को बताती है कि हमारे भारत में जो केंद्र सरकार है उसके जो एकात्मक लक्षण यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली या मजबूत बनाया गया है। फिर मित्रों आगे हम देखते हैं भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियों के बारे में। केसी वेयर ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय कहा है। केसी वेयर जिन्होंने भारतीय संघवाद को एक उपाधि दी है, एक नाम दिया है अर्धसंघीय। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है और ग्रेनविले ऑस्टिन जैसे लोगों ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघवाद को कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया है और अपने भीमराव अंबेडकर ने तो भारतीय संघवाद को यह मानने से भी इनकार कर दिया है कि यह कठोर संघीय ढांचा है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है और मॉरिस जोन्स जैसे लोगों ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद भी कहा है। तो मित्रों आज हमने चर्चा की कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय 19 भारतीय संघवाद की जो प्रवृत्तियां उसके बारे में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।